नमस्कार साथियों, आज हम यूपी टेट, सी टेट, यूपी लेखपाल, यूपी बीएड से संबंधित तमाम परीक्षाओं की तैयारी के लिए आज हम लोग हिंदी व्याकरण का पहला चैप्टर वर्णमाला उठाए हैं। इसको हम लोग शुरू करेंगे। इससे आपके इस चैनल पे सारे व्याकरण के A to Z मिल जाएगा, आपको सारे चैप्टर का वर्णमाला, संधि, समास। इसलिए आप लोग ऐसा करिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। तो शुरू करते हैं हम लोग वर्णमाला टॉपिक। तो इसमें क्या है, जो हिंदी का है ये, तो हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान, ये शब्द है। हिंदू है और हिंदी और हिंदुस्तान, इसका नारा दिया था प्रताप नारायण मिश्र ने। और ये जो हिंदू और हिंदी और हिंदुस्तान है, ये किस भाषा का शब्द है? तो फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा, ये तीनों शब्द जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये परीक्षाओं में पूछता है कि जो हिंदू है या हिंदी और हिंदुस्तान, क्योंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी जानना चाहिए कि किस भाषा का शब्द है। तो ये फारसी भाषा का शब्द है। और हिंदी व्याकरण का ज्ञाता, ऐसा व्यक्ति जो हिंदी व्याकरण का ज्ञाता हो या हिंदी व्याकरण का ग्रंथ लिखता हो, उसे क्या कहते हैं? वैयाकरण। क्या कहते हैं? वैयाकरण। इसे नोट कर लीजिए, ये भी परीक्षाओं में अक्सर पूछता है। अब फिर हम लोग व्याकरण देखते हैं। वी धन आ धन करण, जो व्याकरण है वो दो उपसर्गों से मिलकर बना है। दो उपसर्ग और ये क्या है? मूल शब्द। करण जो है इसका, ये क्या है? मूल शब्द। करण जो है मूल शब्द है। वी धन, वी क्या है? उपसर्ग है। और आ क्या है? उपसर्ग है। तो दो उपसर्ग हैं, वी और आ, दो उपसर्ग हो गए और एक करण जो है मूल शब्द। तो इससे क्या बना? व्याकरण। अब व्याकरण के क्या है? तीन क्या है? तीन भेद हैं। उसमें पहला है क्या? वर्ण, जिसको ध्वनि कहते हैं, दूसरा शब्द और तीसरा वाक्य। जो वर्ण है वो पहले भाषा, भाषा संस्कृत के भांस धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। भाषा का क्या अर्थ होता है? बोलना। ये किससे बनी है? संस्कृत के भांस धातु, भांस धातु से। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है ध्वनि होती है। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, और इन ध्वनि को ही क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण। और शब्द क्या है? जैसे कि वर्ण और मात्राओं को मिला करके बनने वाले जो बनता है उसे शब्द कहते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, र क्या है? एक वर्ण हो गया, प्लस ये आ की मात्रा एक खड़ी पाई और प्लस म, तो इसका क्या हो जाएगा? राम। और दूसरा उदाहरण देख लीजिए, ऐसे फ, एक वर्ण हो गया और दूसरा क्या हो गया? ल, बराबर फल। दिख रहा है आप लोग को? देख लीजिए इसको। फिर क्या है? वर्ण, शब्द और वाक्य। और वाक्य क्या है? जैसे राम फल खाता है, तो जो सार्थक शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता हो उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। कई शब्दों को मिलाकर के वाक्य का निर्माण होता है, तो सार्थक जो होता है उसको क्या कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। तो आप लोग को क्लियर हो गया? ये मिटा देते हैं। अब हम देखेंगे कि स्वर व्यंजन, वर्ण के दो भेद होते हैं। एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। व्यंजन के 33 प्रकार का होता है और स्वर 11 प्रकार का। अब स्वर किसे कहते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। मतलब स्वर ऐसा हो गया जिसको किसी भी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। और व्यंजन, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। ऐसे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाए। जैसे कि आप लोग उदाहरण देख लीजिए, जैसे कि हम लोग देखेंगे र हो गया, ठीक, और इसमें एक स्वर मिल जाएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा? र हो जाएगा। र प्लस अ बराबर र। ये हम उच्चारण नहीं कर सकते। ये जो र है इसका उच्चारण नहीं कर सकते क्योंकि इसमें हलंत है। जिन वर्णों में हलंत लगा देते हैं उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। और जिसमें स्वर जुड़ जाते हैं जिसमें ये क्या है? स्वर जुड़ गए, उसका उच्चारण हम लोग कर सकते हैं। व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वरों की सहायता से हम नहीं कर सकते। तो वही परिभाषा है कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं।
अब वर्ण देखेंगे। वर्ण के दो भेद, अभी बताएं कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। एक होता है स्वर और दूसरा क्या होता है, व्यंजन। स्वर और व्यंजन। तो स्वरों की संख्या जो होती है 11 होती है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो स्वरों की संख्या है 11 होगी और इसके भेद 3 होंगे और मात्राएं स्वरों की 10 होती हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा कि कभी भेद और संख्या में कंफ्यूजन नहीं होना है कि भेद 3 होते हैं और संख्या 11 होती है। संख्या कैसे कैसे 11 होती है, अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ। ये क्या है, 11 क्या है, मूल स्वर है। भेद 3 होते हैं, एक ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। इसके बारे में भी हम लोग जब स्वरों का पूरा वर्गीकरण करेंगे तब बताएंगे ये ह्रस्व स्वर कौन सा होता है, दीर्घ स्वर कौन सा होता है, प्लुप्त स्वर कौन होता है। तो अभी बस ये जानिए कि इसके भेद 3 होते हैं और संख्या 11 होती है। और स्वरों में मात्राएं कितनी होती है, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए अ की कोई मात्रा नहीं है। स्वर 11 है लेकिन मात्राएं 10 हैं, इस चीज का ध्यान देना है। अ की कोई मात्रा नहीं होती है। आ की मात्रा, ई की मात्रा, छोटी ई की, बड़ी ई की, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, री, ऐ, ओ, ऐ, औ। ये 4 मात्राएं। ये ए की मात्रा हो गई, ये ऐ की मात्रा, ये ऐ ओ की मात्रा, ये औ की मात्रा। 4 मात्राएं हो गई ये। और ये क्या, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री। कुल मिला के कितनी मात्राएं हो गई, 10 मात्राएं। आप लोगों को ध्यान देना है कि जो स्वर हैं, स्वरों में 10 मात्राएं होती हैं और उसकी संख्या कितनी होती है, 11। रख लीजिए, बिल्कुल परीक्षाओं में बहुत कंफ्यूजन करता है भेद कितनी है, संख्या कितनी। तो इसके जो भेद होते हैं वो 3 होती है, संख्या 11 होती है। इसमें 2 और अपवाद स्वरूप हैं, जैसे कि ये स्वर में नहीं आती है। बहुत जगह कंफ्यूज कर देता है कि स्वरों की संख्या 11 है कि 13 है। तो मूल स्वरों की संख्या 11 ही मानी जाती है। ये आयोगवाह 2 हैं, एक अंग एक अह। तो आयोगवाह की संख्या 2 होती है। अलग से पूछता है आयोगवाह, तो कर लीजिएगा। स्वरों की मूलतः संख्या पूछे तो आपको 11 ही करना है। तो फिर ये स्वर तो हम लोगों ने पढ़ लिया अच्छे से। अब हम लोग व्यंजन पढ़ेंगे। व्यंजन की मूल संख्या क्या होती है और व्यंजन की कुल संख्या क्या होती है। कुल संख्या अलग से पूछ सकता है, मूल संख्या अलग पूछता है। और उसके भेद कितने होते हैं, भेद, कुल संख्या और मूल संख्या। तो व्यंजन की, वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। और मूल संख्या जो होती है वो 33 होती है। उसमें कैसे कैसे 33 होती है हम लोग देखेंगे कि स्पर्श व्यंजन जो होते हैं 25 होते हैं। अब ये हम बताएंगे बाद में कि कौन कौन से स्पर्श होते हैं, कौन से अंतस्थ होते हैं, कौन ऊष्म होते हैं, ये बाद में बताएंगे। पहले अभी हम लोग जानते हैं कि इसकी पूरा मूल संख्या कितनी होती है। तो स्पर्श की 25, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। कुल मिला के मूल जो संख्या है व्यंजनों की वो क्या होती है, 33। फिर देखते हैं कि कुल संख्या 25 क्या हो गई, स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ, 4 ऊष्म और संयुक्त व्यंजन 4, और इसमें द्विगुण व्यंजन 2। कुल मिला के ये कितनी हो गई, 39। 5 4 9, 4 13 और 13 4 17, 17 2 19, 9 एक हासिल लगा, 2 1 3, 39। आगे देखते हैं इसके भेद कितने होते हैं। तो इसके भेद होते हैं, व्यंजनों के 3 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन, एक पहला स्पर्श, दूसरा अंतस्थ और तीसरा ऊष्म। आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या जाना, वर्ण क्या होते हैं, वर्णमाला क्या होती है, ये स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, उसके कितने कितने प्रकार होते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, उसकी कितनी संख्याएं होती हैं। आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जाता हूं साइड, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिसको जरूरत होगा ये पढ़ लेगा स्क्रीनशॉट लेकर के। आप लोग ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। अब फिर ये हम लोग पढ़े हैं वर्णमाला। फिर आगे हम लोग स्वरों के कितने भेद होते हैं, व्यंजनों के कितने भेद होते हैं, किस किस प्रकार से होते हैं, ये भी आगे हम लोग देखते हैं। अभी अब हम लोग वर्णों का वर्गीकरण देखेंगे। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण आज व्याकरण की जो ये सीरीज शुरू हुई है, ये पूरा हिंदी साहित्य से, हिंदी व्याकरण की, हिंदी साहित्य का भी इस वीडियो में पढ़ाया जाएगा इस चैनल पर। और व्याकरण का जितना चैप्टर होगा सारा कुछ बताया जाएगा। तो इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए।
तो ये हम लोग वर्णों का वर्गीकरण। अब स्वर है, अब स्वर का जो वर्गीकरण है वो कई आधार पे होता है, तो वही हम लोग जानेंगे कि किस आधार पे होता है। फिर हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो उसमें होगा कि वो किस आधार पर फिर कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्वरों का उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। कालमान, कालमान को ही मात्रा कहते हैं, कालमान या मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जीव प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ओष्ठ प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, फिर मुख विवर के प्रयोग से, जो मुख विवर के प्रयोग से किसका, स्वरों का वर्गीकरण। तो हम लोग ये स्वरों का वर्गीकरण पढ़ लिए, 1 2 3 4 5 6, 6 प्रकार से हम लोग सबका, जब हम स्वरों का वर्गीकरण अलग वीडियो बनाएंगे तो उसमें उत्पत्ति, कालमान, उच्चारण, जीव प्रयोग, ओष्ठ प्रयोग और मुख विवर सबका एक साथ देंगे। अभी हम लोग बस वर्गीकरण जान लीजिए कि कितने प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण किया जा सकता है, किया जाता है व्याकरण में। फिर हम लोग व्यंजन अब देखेंगे। अब व्यंजन का वर्गीकरण, जैसे अभी हम लोग स्वरों का देखे वैसे ही व्यंजन का, सामान्य आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, फिर उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अब घोष, अब ये मत कहिएगा घोष, अघोष, सघोष, तो फिर घोष के आधार पर फिर जब हम लोग जब पढ़ाएंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे तो उसमें घोष के प्रकार पढ़ाएंगे, तो घोष के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। फिर प्राण के आधार पर कौन कौन से प्राण होते हैं, प्राण के आधार पर पढ़ाएंगे वर्णों, इसका व्यंजनों का वर्गीकरण। फिर विशिष्ट वर्ण क्या होते हैं वो अलग से फिर हम लोग देख लेंगे कि विशिष्ट वर्ण भी कुछ होते हैं, उसे देख लेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल पे बने रहें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ पहुंच सके। यूपी टेट, सी टेट, यूपी बीएड और हिंदी व्याकरण से संबंधित जिन जिन परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए हमारा चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक आप लोग देखिए, कोई चीज नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपका बताया जाएगा। धन्यवाद।